हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हिंदी पैडागोजी प्रैक्टिस सेट 5 के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। प्रश्न संख्या 1, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषण क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है। तो प्राथमिक स्तर पर यानी कि 1 से 5 तक, 1 to 5 तक के बच्चों की भाषण क्षमताओं का विकास करने का क्या अर्थ है। भाषिक नियमों पर अधिकार, कि बच्चों को भाषिक नियमों को रटा दिया जाए। भाषिक संरचनाओं पर अधिकार, भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार, या भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार। तो भाषा को अनुकरण करके सिखा दिया जाए कि ये बच्चे को सिखा दिया कि ये क है, तो बच्चा भी क्या देख कर ही क इमिटेशन करना सीख ले, अनुकरण करना सीख ले। यही सिखा देना भाषा की। अगर भाषा की अनुकरण की कुशलता सिखा दी जाए तो क्या बच्चों में भाषा जो भाषण की क्षमता है उसका विकास होगा? नहीं, बल्कि ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार, यानी कि बच्चे को हम जितना अधिक से अधिक भाषा प्रयोग करने के लिए हम अवसर देंगे, बच्चा जितना अपनी भाषा का प्रयोग करेगा वह क्या होगा, उतना ही बच्चे का भाषण क्षमता विकसित होगा और बच्चा उतना ही अपनी भाषा के प्रयोग करने में कुशलता हासिल करेगा, निपुणता हासिल करेगा। आते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता है। तो व्याकरण शिक्षण में आगमन विधि की विशेषता क्या है? तो पहले उदाहरण प्रस्तुत करना, बी पहले नियम बताना, सी पहले नियम का विश्लेषण करना, डी पहले मनोरंजक गतिविधियों का करना। यानी कि व्याकरण शिक्षण हम बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं, व्याकरण पढ़ा रहे हैं। और व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता क्या है कि पहले आगमन विधि में क्या होता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले उदाहरण देते हैं। बच्चों को क्या करते हैं, बच्चों के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, तब जाके हम उनको उदाहरण से नियम की ओर लेके जाते हैं या उदाहरण से सिद्धांत निर्माण की ओर लेके जाते हैं। आगमन विधि किससे संबंधित है? तो उदाहरण से नियम की ओर जाती है, उदाहरण से नियम की ओर जाती है आगमन विधि। अच्छा, इसको दिया किसने था आगमन विधि को? तो अरस्तु ने। किसने दिया था आगमन विधि को? अरस्तु ने दिया था। और ये क्या होता है आगमन विधि में कि पहले उदाहरण प्रस्तुत कर दिया जाता है। अगर हम बच्चे को प्यासा कौवे के बारे में पढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बच्चे को कौवे के बारे में कुछ उदाहरण देकर समझाएंगे, कुछ चित्र दिखाएंगे कि ये कौवा है, ऐसे रहता है, और ये आसमान में रहता है, पेड़ पर रहता है, जहाँ रहता है, वो सब बताएंगे, कुछ उदाहरण प्रस्तुत करेंगे बच्चे के समक्ष। फिर जाके हम उसको प्यासे कौवे की स्टोरी को हम पढ़ाएंगे। तो बच्चा क्या करेगा, उससे रिलेट करके, उससे कनेक्ट करके खुद को, और क्या करेगा, अच्छे से उस कहानी को, उस पाठ को सीख सकेगा। तो व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता यही है कि सबसे पहले बच्चे के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है, ना कि पहले नियम। नियम किस में रटाए जाते हैं? पहले नियम रटाए जाते हैं गणित में। क्या किस में होता है? गणित में पहले नियम बता दिया जाता है, तब जाके क्या करते हैं हम, सिद्धांत की तरफ जाते हैं। पहले नियम रटवा दिया जाता है, फिर उदाहरण दिए जाते हैं। लेकिन आगमन विधि में क्या होता है, पहले उदाहरण दिया जाता है, फिर नियम या सिद्धांत की तरफ जाते हैं। अगला प्रश्न है, किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन ए, उस भाषा का व्याकरण जान लेना, शब्दों के अर्थ जानना, उसे भाषा की वाक्यांश संरचना जानना, या फिर उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना। किसी भी भाषा पर अधिकार करने के लिए क्या उसका व्याकरण रट लेंगे तो हमें पता चल जाएगा, उस भाषा पर हमारा अधिकार हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। क्या होगा, ये हमारा गलत आंसर होगा। शब्दों का अर्थ जान लेंगे तब भी नहीं। और उस भाषा की क्या है कि उस भाषा की वाक्य संरचना को हम जान लेंगे तब भी नहीं हम भाषा पर अधिकार प्राप्त करेंगे, बल्कि जब हम उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करेंगे, अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे उसको अपने जीवन में, तब हम क्या करेंगे, उस भाषा पर अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। जैसे हिंदी लैंग्वेज ही है, तो हमें सबसे पहले हम क्या अपने मदर टंग को बोलते हैं, जो भी हमारा मदर टंग होता है। उसके बाद हम क्या शुद्ध खड़ी बोली या खड़ी हिंदी बोलते हैं। तो फिर क्या होता है कि धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते, सीखते सीखते हम क्या करते हैं, उस अपनी भाषा पर हम अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। तो ये कैसे होता है, जब हम अपनी भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करते हैं अपने दैनिक जीवन में। अगला चौथा प्रश्न है, समावेशी कक्षा में
बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षण के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी नहीं है। प्रश्न क्या पूछा है? नहीं, निगेटिव को, इसको बिल्कुल ध्यान देना है कि प्रश्न क्या है, निगेटिव है। तो आंसर भी हमारा कैसा होगा? हमने टैग वर्ड्स में बताया था, पिछला वीडियो हमने टैग वर्ड पर जिसमें लिया है उसमें बताया था कि अगर टैग वर्ड्स में कि अगर प्रश्न हमारा क्या है, निगेटिव है, तो आंसर भी हमारा कैसा आएगा? निगेटिव ही आएगा। तो आइए देखते हैं कि समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षण के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी क्या नहीं है। ऑप्शन ए, विभिन्न आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उपलब्ध संसाधनों की खोज करना, बच्चों की भाषा संबंधी क्षमताओं की पहचान करना, बच्चों को विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध करवाना, और डी, बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनना। तो हमारा कौन सा आंसर सही होगा? तो इसमें जो है हमारा एक ही निगेटिव आंसर दिख रहा है। देखिए, इसमें हमारा सिर्फ और सिर्फ एक निगेटिव आंसर आपको दिख रहा है। ये क्या है? ये क्या है कि विभिन्न आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उपलब्ध संसाधनों की खोज करना हमारा क्या है? तो पॉजिटिव है। बच्चों की भाषा संबंधी क्षमताओं की पहचान करना, ये भी क्या है? पॉजिटिव है। बच्चों के विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री को उपलब्ध करवाना, ये भी क्या होगा? हमारा पॉजिटिव होगा। बट जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा? डी होगा। क्या है ये? कि बच्चों का आकलन करते समय अति उदार नहीं बनना चाहिए। क्या है? अति उदार नहीं बनना चाहिए। और यही कह रहा है कि समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकता को पूरा करने में भाषा शिक्षण के रूप में हमारी मुख्य जिम्मेदारी यही नहीं होनी चाहिए, उदार नहीं बनना है। जिन लोगों ने अगर टैग वर्ड्स वाला वीडियो नहीं देखा है, एक बार देखें, वो पेडागोजी को सॉल्व करने में बहुत मदद करेगी आप लोगों की, कम समय में, और बहुत कवर होगा पेडागोजी। 5वां प्रश्न है, पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में ... पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। मतलब यहाँ पे खाली जगह है, इसको भरना है कि पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में पठन को, किस पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है? तो सामूहिक पठन को, वैयक्तिक पठन को, सस्वर पठन को, या फिर मौन पठन को। तो पढ़ने की संस्कृति का अगर हम विकास करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? वैयक्तिक पठन को, वैयक्तिक पठन को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। भाषा की अगर कोई पाठ्य पुस्तक है और उसमें सबसे महत्वपूर्ण पक्ष कौन सा होता है? कागज की गुणवत्ता। तो क्या कागज अगर अच्छी क्वालिटी का होगा तो यही भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण होगा? बिल्कुल नहीं। अब अगला क्या है? आकर्षक चित्र। तो उसमें कुछ आकर्षक चित्र दे दिए जाएं, वो इम्पॉर्टेंट है? ये भी नहीं है। पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन या अभ्यास की बहुलता, कि बहुत सारे पाठ दे दिए गए हैं लेकिन क्या है? सही तरीके से नहीं है, क्रम से नहीं है, उसकी कोई उपयोगिता नहीं है, तो अभ्यास की बहुलता क्या है? कोई ज़रूरी नहीं है। कागज की गुणवत्ता भी जरूरी है पर उतना ज़रूरी नहीं है, और आकर्षक चित्र भी जरूरी है, लेकिन क्या है? हमने कहा ना कि सर्वाधिक उपयुक्त हमें आंसर चाहिए। तो क्या है? पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन, ये सबसे क्या है? मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है, सर्वाधिक उपयुक्त आंसर हमारा यही है कि पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन होना चाहिए, कि जो भी पाठ हो उसका क्या हो? एक सारांश होना चाहिए, उसका एक निहित उद्देश्य होना चाहिए। प्रश्न संख्या 7, समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा, यानी कि जो है समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा कैसी होती है? सभी भाषाओं को सीखने पर बल देती है, गतिविधियों के आयोजन पर बल देती है, या बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है, या बाल साहित्य को पढ़कर सुनाने पर बल देती है? समग्र भाषा मतलब समावेशी भाषा की एक कक्षा है। भाषा की कैसी कक्षा है? तो वह भाषा की एक समावेशी कक्षा है। और वह किस पर बल देगी सबसे ज़्यादा? जब समावेशी कक्षा हो गई, जब बात समग्रता या फिर समावेशी की हो रही है, समावेशी कक्षा की बात हो रही है, तो उसमें क्या होगा? बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल दिया जाएगा। किस पर? तो बच्चों का जो भाषाई विकास है उसकी स्पष्ट समझ पर बल दिया जाएगा, कि बच्चों का भाषाई विकास क्या हो सके? स्पष्ट और सही तरीके से हो सके। अगला प्रश्न है 8वां, विद्यालय के बाहर का जीवन और वहां प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि क्यों देते हैं? तो विद्यालय के जो भी बाहर का इन्वायरमेंट है और वहाँ से जो भी हमने नॉलेज गेन किया है अपने विद्यालय से, और वहाँ के जो अनुभव हैं,
भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं। बाहर के जो विद्यालय के बाहर के इन्वायरमेंट है, हम स्कूल से बाहर जो भी जीवन जीते हैं, वहाँ का ज्ञान, वहाँ का अनुभव भाषा सीखने के लिए क्या प्रेरणा देते हैं, और वो क्यों देते हैं? क्योंकि इससे व्याकरण की जानकारी प्राप्त होती है। बिल्कुल नहीं, इससे व्याकरण की जानकारी हमें नहीं प्राप्त होती है। मानक वर्तनी का ज्ञान मिलता है, तो मानक वर्तनी का भी ज्ञान नहीं मिलता है हमें। लेखन की विभिन्न शैलियों का परिचय मिलता है, नहीं, बल्कि क्या मिलता है हमें? समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है कि अलग अलग भाषाओं के बच्चे, अलग अलग जो है बोलियों के बच्चे, और उनसे क्या होता है, बच्चे मिलते हैं और उनसे एक समृद्ध भाषिक परिवेश बनता है। अलग एक दूसरे की भाषाओं को सीखने का अवसर मिलता है, या फिर बच्चों को अधिक से अधिक अपनी ही भाषा का प्रयोग करने का ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिलता है। एक दूसरे से बातचीत करते हैं, संवाद करते हैं, तो क्या होगा? समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। ये हमारा क्या होगा? सबसे सटीक आंसर होगा। अगला प्रश्न है 9वां। पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आम तौर पर बच्चे, यानी कि जब बच्चे पहली कक्षा में जाते हैं तो उस पर आम तौर पर बच्चे क्या करते हैं? तुतलाकर बोलते हैं, पठन लेखन में दक्ष होते हैं, स्व अभिव्यक्ति जानते हैं, या भाषा के व्याकरणिक नियम जानते हैं। तो इसका तो कोई औचित्य ही नहीं है कि बच्चा पहली ही कक्षा में जा रहा है तो भाषा के व्याकरण के नियमों को कैसे कंठस्थ कर लेगा, कैसे उसको जानकारी देगी? तो ये बिल्कुल सही नहीं है। तुतलाकर बोलते हैं, तो ये भी सही नहीं है कि सारे बच्चे तुतलाकर ही बोलेंगे, कुछ बच्चे साफ भी बोल लेते हैं। पठन लेखन में दक्ष होते हैं, अगर पठन लेखन में दक्ष होंगे तो फिर पहली कक्षा में प्रवेश ही क्यों लेंगे? तो हमारा आंसर क्या होगा कि स्व अभिव्यक्ति उन्हें आती है। जब बच्चा पहली कक्षा में जाता है तब भी बिना स्कूल गए ही उसे क्या होता है, उसको स्व अभिव्यक्ति आती है। खुद को कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है, खुद की बातों को दूसरे तक कैसे पहुंचाना है, बच्चा जो है अपना वो घर से ही, परिवार से ही सीख कर आता है। कहा जाता है कि माँ क्या होती है? पहली शिक्षक होती है, पहली गुरु होती है बच्चे की। तो क्या होता है, बच्चा जो है पहली कक्षा में जब प्रवेश लेता है तो उसे स्व अभिव्यक्ति पहले से ही मालूम होती है। प्रश्न संख्या 10। सुरभि अक्सर ड़ वाले शब्दों को, यानी कि सुरभि है कोई लड़की जो ड़ वाले शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित करती है। आप क्या करेंगे? मान लीजिए आप अध्यापक हैं और आपकी एक स्टूडेंट है सुरभि, और वो ड़ वाले शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित करती है, तो आप क्या करेंगे? उसे ड़ वाले शब्दों की सूची पढ़ने एवं बोलकर अभ्यास करने के लिए देंगे। उसे एक सूची दे देंगे ड़ वाले शब्दों की और कहेंगे बोलकर पढ़ो और उसका बार बार अभ्यास करो। बी, उसे ड़ वाले शब्दों की सूची पढ़ने और लिखकर, ऊपर क्या था, बोलकर अभ्यास करवा रहे थे और पढ़कर, यहाँ पर पढ़ने और लिखकर अभ्यास करने के लिए कहेंगे। या उसे ड़ वाले शब्दों को अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे कि भाई अब बोलेंगे, अध्यापिका बोलेंगी, अध्यापक बोलेंगे और सुरभि क्या करेगी या बच्चे क्या करेंगे, उस ड़ वाले शब्दों को बार बार दोहराएंगे। तो क्या इससे सही हो जाएगा उसका उच्चारण? बिल्कुल नहीं। वो इससे बच्चा क्या हो जाएगा, हतोत्साहित हो जाएगा। जबकि आंसर डी क्या है, हमारा सही आंसर है कि उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए क्या करेंगे, हम प्रोत्साहित करेंगे बच्चों को। बच्चे को हम क्या करेंगे, सहजता के साथ उस बच्चे को अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। अगर वह गलत तरीके से ही उच्चारित कर रहा है तो उसको क्या करेंगे, उसकी बात कहने का हम पूरा अवसर देंगे और उसे सहजता के साथ, ना कि उसका हम मजाक बनाएंगे, तो उसके सहजता के साथ अपनी बात कहने का हम प्रोत्साहित करेंगे। तो बच्चा धीरे धीरे क्या करेगा, आगे चल करके अपनी गलतियों में या अपने गलत उच्चारण में क्या कर लेगा, सुधार कर लेगा। आते हैं प्रश्न संख्या 11। प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर पर अगर पढ़ने की क्षमता का विकास करना है, पठन क्षमता का विकास करना है, तो उसके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, वर्णों की पहचान करना। क्या वर्णों की पहचान करवा दी जाए बच्चों को, वर्णमाला की पहचान करवा दी जाए तो क्या उससे बच्चा उसमें पठन क्षमता विकसित हो जाएगी? नहीं। विराम चिन्हों का ज्ञान करवा दिया जाए कि ये पूर्ण विराम है, ये क्या है, अल्प विराम है, या फिर ये अर्ध विराम है, तो बच्चे को जब ये सब बता दिया जाए तो क्या बच्चा इससे समझ जाएगा, उसको पठन क्षमता उसमें विकसित हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। पढ़ने में प्रभाव और अर्थ निर्माण, तो प्राथमिक स्तर पर अगर बच्चा जो है तो क्या किया जाएगा, प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो हम क्या करेंगे, अर्थ निर्माण करेंगे
कि जो भी बच्चा पढ़ रहा है उसका हम क्या करेंगे, अर्थ निर्माण, उसके अर्थ को निर्माण करके हम बताएंगे बच्चे को कि इसका अर्थ ये होता है। तो बच्चे के संज्ञानात्मक स्तर पर, किस पर, उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर जाकर उसको क्या करेगा, विकास करेगा। और बच्चा जब जिन चीज़ों को अपने संज्ञानात्मक स्तर पर ले लेता है वो क्या होता है, वो हमेशा के लिए अस्थायी हो जाता है बच्चे के दिमाग में। तो हम क्या करेंगे, अर्थ का निर्माण करेंगे। प्रश्न संख्या 12, भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य क्या है। भाषा की कक्षा है और उसमें हम क्या कर रहे हैं, कहानी सुना रहे हैं भाषा की कक्षा में, तो उसका मूल उद्देश्य क्या होगा, बच्चों का मनोरंजन करना। तो बच्चों का मनोरंजन, सिर्फ और सिर्फ कहानी अगर सुनाते हैं तो उससे क्या, बच्चों में सिर्फ और मनोरंजन होता है मनोरंजन, लेकिन क्या हमें चाहिए सबसे बेस्ट मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। सीटेट क्या कहता है कि चारों आंसर सही हो सकते हैं, लेकिन उसमें जो सर्वाधिक उपयुक्त होगा वही आंसर हमारा क्या होगा, सही होगा। बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास, बच्चों में सुनकर दोहराने की आदत का विकास, या बच्चों को अनुशासन में रखना। तो कहाँ, अगर हम भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का हमारा मूल उद्देश्य होता है क्या, ऑप्शन बी, कि बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करते हैं। हम क्या करते हैं, कल्पना शक्ति का विकास करते हैं। वीर वीरांगनाओं की कहानियाँ, हम राजाओं की कहानियाँ, परियों की कहानियाँ इत्यादि सुनाते हैं, तो इससे क्या होता है कि बच्चों की कल्पना शक्ति विकसित होती है, उनमें हाइपोथेटिकल विकास होता है। प्रश्न संख्या 13, कि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय में आते हैं। जब प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे आते हैं तो बहुत कुछ लेकर आते हैं, वो घर से ही बहुत कुछ, अपने इन्वायरमेंट से बहुत कुछ सीख कर विद्यालय में आते हैं। जैसे खाली जगह है, अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण, यानी कि अपने अनुभव लेकर आते हैं, दुनिया को अब देखने का अपना उनका अलग ही दृष्टिकोण होता है। तो वो क्या लेकर आते हैं, अपनी कमियां लेकर आते हैं, अपनी समस्याएं लेकर आते हैं, अपनी भाषा लेकर आते हैं, या अपनी पाठ्य पुस्तकें क्या लेकर आते हैं। तो बच्चे क्या लेकर आते हैं, तो बच्चे अपनी भाषा लेकर आते हैं। क्या आते हैं, अपनी भाषा लेकर के आते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपनी क्या है, अपनी भाषा, अपने अनुभव और दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण लेकर आते हैं बच्चे। अगला प्रश्न है, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ यह नहीं है, यानी कि बच्चे जो मौखिक अभिव्यक्ति करते हैं उनके विकास का क्या अर्थ नहीं है। बातचीत में सक्रिय भागीदारी का निर्वाह करना, यानी कि बातचीत में सक्रिय भागीदारी का निर्वाह करना, वाद विवाद में बेझिझक होकर बोलना, या कहानी सुनकर शब्दशः दोहराना, या अपनी कल्पनाओं की मौखिक अभिव्यक्ति। तो प्रश्न हमारा कैसा है, फिर से यहाँ पे आते हैं, हम टैग वर्ड्स को देख लेते हैं कि प्रश्न हमारा निगेटिव है तो आंसर भी क्या होगा, हमारा निगेटिव ही होगा। प्रश्न निगेटिव तो आंसर भी डेफिनेटली निगेटिव ही आएगा। तो इसमें अगर आपको कुछ नहीं आता, इस प्रश्न का आंसर समझ में नहीं आता, तभी आप क्या करेंगे, इसमें निगेटिव देखेंगे। कहाँ पे है निगेटिव, देखिए कि बात विवाद में सक्रिय भागीदारी, अगर बच्चे को मौखिक अभिव्यक्ति का विकास किया जा रहा है और वो बात विवाद में सक्रिय भागीदारी ले रहा है, तो ये पॉजिटिव बात है, सही बात है कि बच्चा क्या है, सही तरीके से सुन रहा है उन चीज़ों को और सही तरीके से भाग ले रहा है, बात विवाद में बेझिझक होकर बोल रहा है, ये भी क्या है, पॉजिटिव है। और अपनी कल्पनाओं की मौखिक अभिव्यक्ति कर रहा है बच्चा, तो भी क्या है, ये एक पॉजिटिव है। लेकिन कहानी सुन रहा है और बच्चा जैसा एज इट कहानी सुन रहा है और उन्हीं शब्दों में उस कहानी को दोहरा रहा है, यही क्या होगा, हमारा सही आंसर है। यही जो है बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ नहीं है कि जो कहानी सुना और उन्हीं शब्दों में फिर से कहानी को दोहरा रहा है, ना कि अगर बच्चा अपने शब्दों में कहानी को कहता तब बच्चा क्या होता, उसका जो है भाषिक विकास और अच्छा होता, उसका मौखिक अभिव्यक्ति अच्छा होता। लेकिन बच्चा यहाँ शब्दशः दोहरा रहा है उस कहानी को, इसीलिए यह नहीं होना चाहिए और यही क्या है, निगेटिव आंसर है। अंतिम प्रश्न है आज का, भाषा की कक्षा में यह ज़रूरी है कि स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा क्या हो, प्रभावी हो। भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो, उसको पूर्ण ज्ञान हो भाषा का। भाषा शिक्षक बच्चों की उच्चारणता शुद्धता पर विशेष ध्यान दे, या भाषा शिक्षक बच्चों की वर्तनी को बहुत कठोरता से ले। तो कौन सा हमारा आंसर सही होगा कि भाषा की कक्षा है और उसमें सबसे ज़रूरी क्या है कि स्वयं जो है भाषा शिक्षक की भाषा कैसी होनी चाहिए, भाषा की कक्षा में भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा ओजशील होना चाहिए भाषा शिक्षक की ही भाषा। तो भाषा की कक्षा में सबसे ज़रूरी है कि स्वयं भाषा शिक्षक जो है उसकी भाषा कैसी हो, प्रभावी हो। ये थे हमारे आज के टॉप 15 प्रश्न।
आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।